हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ 1 मन के भोले भाले बादल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम अपना पाठ 1 मन के भोले भाले बादल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार यानी कि ये जो बिंदु होता है इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और ये जो बच्चों चंद्र बिंदु होता है इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ये हमें सही शब्द के आगे अनुस्वार यानी कि ये बिंदु या फिर अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु है, इनमें से हमें बताना है कि किस शब्द के आगे ये अनुस्वार या अनुश्वासिक लगेगा। तो ठीक है, चलिए हम अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें शब्द दिया गया है तोद। तो बच्चों, तोद क्या है? यहाँ पे हमें अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर बताना है कि ये कौन सा शब्द बनेगा। तो ये बनेगा तोंद। और बच्चों, तोंद में क्या लगेगा? अनुस्वार। यानी कि तोंद कैसे लिखते हैं? ता, ओ पे छोटे ओ पे अंग की मात्रा और दा, तो ये हुआ तोंद। आंगन, आंगन बच्चों कैसे लिखते हैं? आंगन में चंद्र बिंदु लगता है और यह क्या बन जाता है? आंगन। ठीक है, अब हम चलते हैं सूंड की तरफ। सूंड, सूंड में बच्चों क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगता है यानी कि अनुनासिक लगता है। तो सूंड हम कैसे लिखेंगे? सा, ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु और डा, तो ये बन गया सूंड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चौथे शब्द की तरफ जो है आनंद। तो बच्चों, यहाँ पे हमें आनंद बनाना है और आनंद में क्या लगता है? अनुस्वार लगता है यानी कि ये हुआ आनंद। तो हमने क्या किया? ना के ऊपर अनुस्वार यानी कि जो बिंदु है वो लगाया और ये बन गया आनंद। अब हम आ रहा है पांचवा शब्द चंदन। तो बच्चों, चंदन हम कैसे बनाते हैं? अनुस्वार लगाकर बनाते हैं। चा, फिर अनुस्वार यानी कि बिंदु, फिर दा और ना, तो ये हो गया चंदन। मुंह हम कैसे लिखते हैं बच्चों? मुंह में क्या लगता है? हमेशा चंद्र बिंदु लगता है यानी कि अनुनासिक लगाया जाता है। तो हम क्या करेंगे? मुंह और ऊपर हम लगा देंगे अनुनासिक, जिसे हम अपना चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, कांच में क्या लगता है? अनुनासिक लगता है। बंदर में अनुस्वार, जंगल में अनुस्वार लगता है और बूंद में लगता है अनुनासिक। तो बच्चों, इस तरह हमने अपने सभी शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक लगा दिया। जैसे कि तोंद जिसमें हमने लगाया अनुस्वार, सूंड में अनुनासिक, आंगन में अनुनासिक, आनंद में अनुस्वार लगा, चंदन में अनुस्वार, मुंह में क्या लगता है? हमेशा अनुनासिक लगता है। कांच कैसे लिखा जाता है? कांच ऊपर अनुनासिक लगाया जाता है। बंदर, जंगल और बूंद। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 1। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। नीचे दिए गए उदाहरण की तरह कुछ शब्द बनाइए। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक सर्कल, एक गोला दिया है जिसमें हमें एक शब्द, एक वर्ण दिया है। जैसे कि ये है बा, आधा बा और ये पूरा बा। तो हमें इससे एक शब्द बनाकर दिखाया गया है, जैसे झब्बर और गब्बर। तो ऐसे ही बच्चों हमें यहाँ पे अलग अलग वर्ण दिए हैं जिनसे हमें शब्द बनाने हैं। जैसे कि ये है चा, आधा चा और ये पूरा चा। तो इससे हमें शब्द बनाने हैं, जैसे कि सच, और ये हमने बना दिया चम्मच। तो ये बन गए हमारे 2 शब्द। इसी तरह हमारा अगला वर्ण है का, आधा का और फिर पूरा का। इससे हमने क्या बनाया? चक्का और पक्का। ऐसे ही हमें अगला शब्द दिया था ता। तो बच्चों, इसमें हम आप देखिए, ये जो ता है इस पे क्या लगा हुआ है? एक ऐसी ना लाइन लगी हुई है। इसका मतलब होता है कि ये 2 ता हैं, जिसमें एक आधा ता है और एक ये पूरा ता है। तो इसे हम क्या, इससे हमने शब्द बनाए पत्ता और छत्ता। तो इससे हमारे शब्द बने पत्ता, छत्ता। और ऐसे ही हमारा अगला शब्द हमें दिया गया है अन, अन नहीं, सिर्फ आधा ना और पूरा ना दिया है। इससे हमने शब्द बनाया अन्ना और गन्ना। तो इससे बच्चों हमने अपने पूरे शब्द बना दिए। जैसे कि झब्बर, गब्बर, चा से बना सच, चम्मच, का से बना चक्का, पक्का, ता से बना पत्ता, छत्ता और ना से बना अन्ना और गन्ना। तो ये बच्चों हमारा हो गया प्रश्न संख्या 2। अब हम चलते हैं अपने
प्रश्न संख्या 3 की तरफ। समान तुक वाले शब्द बनाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमें समान तुक वाले यानी कि वो शब्द जो सुनने में हमेशा एक जैसे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? समान तुक वाले शब्द कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में हमें टा दिया है, यहाँ दिया है का, फिर ला, ना, हा, पा और रा। अगर हम इन सबको मिलाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? समान तुक वाले शब्द मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने मिलाया का से टा को तो हमें मिला कट, फिर हमने मिलाया हा से टा को जिससे हमें मिला हट, फिर हमने मिलाया ला से टा को तो लट, फिर पा से मिलाया तो पट, रा से मिलाया रट और ना से मिलाया तो नट। तो इस तरह हमें हमारे सभी तुकबंदी वाले शब्द मिल गए, जैसे कट, हट, लट, पट, रट, नट। यानी कि ये सभी क्या हैं? सुनने में एक जैसे हैं। इन सब के आखिर में क्या लगा हुआ है? टा लगा हुआ है। तो इसी तरह बच्चों हमें अगला शब्द बनाना है जो कि है बा। इसमें बीच में बा है, इसका भी हमें तुकबंदी बनानी है। जबा जब, तबा तब। ऐसे ही हमने बनाया रबा रब, कबा कब। ऐसे ही लबा लब और आबा अब। तो इस तरह हमारे तुकबंदे वाले सभी शब्द बन गए, जैसे कि बना जब, तब, रब, कब, लब और अब। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कविता में मन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं, जिसमें हमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, कविता में मन के भोले भाले किसे कहा गया है? तो बच्चों कविता में मन के भोले भाले किसे कहा गया है? बादलों को कहा गया है। कविता में बोला गया है कि मन के भोले भाले बादल। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बादल होगा, क्योंकि कविता में मन के भोले भाले किसे बोला है? बादलों को बोला गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कविता में बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो बच्चों कविता में बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? कविता में बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि बादल शोर मचाते हैं, कहीं बरसते हैं तो कहीं हवा के साथ आते हैं। तो यानी कि बच्चों जो बादल हैं जब आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तूफ़ान सा आ गया है, शोर मचता है, कहीं पर तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, ये कहीं पर बरसते हैं। तो ऐसा क्या लगता है? जैसे तूफ़ान सा आ गया है, एकदम आवाज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है बादलों को तूफ़ानी, क्योंकि जब बादल आते हैं तो वो शोर मचाते हैं, बिजली चमकती है, कहीं बरसते हैं तो कहीं हवा के साथ आते हैं, इसलिए इन्हें तूफ़ानी कहा गया है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कविता में बादलों को ज़िद्दी कहा गया है। ज़िद्दी का मतलब क्या है? तो बच्चों ज़िद्दी का मतलब होता है जो किसी की बात नहीं मानते। तो ज़िद्दी का मतलब क्या होता है? जो किसी की बात नहीं मानते। और बादल भी क्या है? हमारी बात नहीं मानते। जब उन्हें बरसना होता है वो बरस जाते हैं, जब उन्हें नहीं बरसना होता तो वो नहीं बरसते हैं। तो वो क्या है? इस हिसाब से उन्हें कवि ने कविता में बादलों को ज़िद्दी कहा है। ज़िद्दी का मतलब क्या होता है? जो किसी की बात नहीं मानते। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, बादल किस किस रंग के होते हैं? तो बच्चों बादल कौन से रंग के होते हैं? सफ़ेद और काले रंग के होते हैं। जब बारिश नहीं होती तो आसमान में आप देखेंगे कि बादल सफ़ेद रंग के होते हैं, और जब बारिश आने वाली होती है तो आसमान एकदम काला काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो काले बादल हैं वो आसमान में घिर जाते हैं और बारिश होती है। तो जब बारिश होती है तो बादलों का रंग होता है काला, और जब बारिश नहीं होती तो बादल कैसे होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। तो बादल कौन से कलर के हुए बच्चों? कौन से रंगों के हुए? सफ़ेद और काले रंग के होते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मन के भोले भाले बादल कविता के कवि का क्या नाम है? यानी कि ये जो कविता है मन के भोले भाले बादल, यह कविता किसने लिखी है? इसके कवि का क्या नाम है? तो बच्चों मन के भोले भाले बादल कविता के कवि का नाम कल्पनाथ सिंह है। क्या नाम है? कल्पनाथ सिंह। तो कवि का नाम क्या है? कल्पनाथ सिंह है। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले कार्य की तरफ। चलिए।
छात्रों को प्रतिदिन 4 पंक्तियों को अपनी कॉपी में सुलेख के लिए लिखना है। तो बच्चों आप सभी को सुलेख का मतलब होता है अच्छा लेख, जिसे पढ़ने में आसानी हो, जिससे आपकी जो है हैंड राइटिंग है वो सुधरेगी। इसलिए बच्चों यहाँ पे मैंने 4 पंक्तियाँ आपको सुलेख के लिए दी हैं, आपको ये सभी लिखनी है। जैसे ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो बच्चों आप सभी को इन सभी पंक्तियों को अपनी कॉपी में लिखना है और सुंदर तरीके से उन्हें लिखना है, और आप सभी को अपने जो पाठ है उसको पढ़ना है और जो कठिन शब्द है उनका अभ्यास भी करना है। तो सभी बच्चे इन पंक्तियों को अपने कॉपी में अच्छी तरीके से लिखेंगे। ये जो मैंने पंक्तियाँ आप दी हैं इनको आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।